जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस के अगले पार्ट पे चल रहे हैं। आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग फ्यूचर के सारे ही टेंसेस को पढ़ लेंगे। शुरुआत में ही आपको बताया गया है कि फ्यूचर का टेंस कौन कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है और कौन से में हमें केवल हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानना है। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। नोट्स आप जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हैं तो समझिए कि वो आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि खुद का जब हैंड रिटन नोट्स रहता है तो वो ज़्यादा यूजफुल रहता है। ठीक है, तो उसको आप जरूर लिखते रहेंगे। शुरुआत करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दो टेंस, दो इसमें से एक इंडेफिनिट और एक परफेक्ट टेंस। बाकी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसका आप नोट्स भी बनाएंगे। तो आज की पूरी वीडियो में केवल और केवल फ्यूचर टेंस का जिक्र होगा। ठीक है, चलो तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले हम अगर इसको आइडेंटिफाई करना चाहें, ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई दो तरीके से करेंगे। एक तो हमें विल या शैल का यूज मिलता है। ठीक है, विल या शैल के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, ये बात क्लियर है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हिंदी के अंत में गा, गी, गे, इस टाइप से आप देखते हो तो पूरी हिंदी इसकी इंड होती है सेंटेंस की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम वो चीज नहीं पढ़ने वाले हैं कि राम घर जाएगा तो हम ट्रांसलेट करके बताएंगे राम विल गो टू होम, ऐसा नहीं बताया जाएगा यहाँ पे। तो फिर क्या बताया जाएगा? तो हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में। वो पर्टिकुलर वर्ड्स कौन कौन से रहेंगे अभी आप सीखोगे। साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। ठीक है, कुछ वर्ड्स में से कौन कौन सा रहेगा, किसी को याद है? बताइए, किसी को नहीं याद है? ठीक है, देखिएगा, पढ़ा ही नहीं होगा अभी आपने, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, है ना। चलिए तो देखो यहाँ पे अभी मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, जिन वर्ड का केवल काम क्या रहेगा, केवल उस हिस्से को प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे हिस्से को फ्यूचर इंडेफिनिट या मॉडल वर्ब में रखेंगे। सबसे पहले मैं वो वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे जो काम के हैं। ठीक है, आप भी लिखेंगे साथ में। आप शुरुआत ऐसे करेंगे, अगर वाक्य की शुरुआत या अगर वाक्य में इफ, in case, when, before, until, unless, till, अगर वाक्य में if, in case, ठीक है, in case, when, before, until, unless, till और एक वर्ड और as soon as। ठीक है, as soon as। इसमें रूल ये चलने वाला है कि जिस वाक्य में या वाक्य के जिस हिस्से में इनमें से कोई सा वर्ड रहेगा, ठीक है, वाक्य के जिस हिस्से में इनमें से कोई वर्ड रहेगा तो वो अपने साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके चलेगा। क्या करेगा? अपने साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके चलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लेके चलेगा। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा रहेगा, मतलब आप कॉमा के बाद जब आप दूसरा हिस्सा इसका चालू करेंगे तो वो दो टाइप से हो सकता है। दो टाइप क्या? या तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, वो भी सही रहेगा, या कोई मॉडल वर्ब रहेगा, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में विल के अलावा, विल और शैल के अलावा कैन आ सकता है, आप कह सकते हैं वहां पे मे आ सकता है, कुड आ सकता है, कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए। ठीक है, विल शैल के अलावा कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, सब इसमें ऐड रहेगा। अच्छा, स्ट्रक्चर आपको क्लियर कि वाक्य के जिस हिस्से में, अब लाइनें आप लिख लीजिए, वाक्य के जिस हिस्से में ये शब्द आएंगे, ये शब्द, ठीक है, यहां तक की बात हो रही है,
वाक्य के जिस हिस्से में ये शब्द आएंगे वह हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। वह हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा चाहे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखें, या कोई मॉडल वर्ब, ठीक है। इतना आपको रूल क्लियर हुआ। एक नोट करके लिखिए, इन सेंटेंसेस का मतलब क्या निकल के आएगा वो आप लिख लीजिए, ठीक है। इन सेंटेंसेस का मतलब क्या होगा लिखिएगा। इसमें एक काम दूसरे काम पर निर्भर करेगा। एक काम दूसरे काम पर निर्भर करेगा। क्लियर है ये? ठीक। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की। आखिर क्वेश्चन किस किस टाइप से आएगा उस टाइप को भी देखेंगे। अभी जो हम एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं इन दोनों को छोड़ के सेट करने वाले हैं। अभी हम इनमें से किसी की बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम अनटिल अनलेस को छोड़ के बात करेंगे, ठीक है। यही है पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर ये समझ गए तो फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट। तो आप समझिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीजें गलतियां बना के देता हूं, ठीक है। जैसे लिखा है इफ यू विल इनवाइट मी, ठीक है। इफ यू विल इनवाइट मी आई विल कम। मन में आ रहा होगा कि सर आई के साथ विल क्यों लग रहा है, शैल क्यों नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो दो चीजें आप यहाँ पे नोट करिएगा, बार बार मैं आपको नोट कराऊंगा ये चीजें। ये जो शैल का डिफरेंस है, ये जो शैल का अंतर है, वो कहाँ कहाँ पे आपको देखना ज्यादा जरूरी है। जब आप पैसिव पढ़ रहे हो तब आप विल और शैल का अंतर करिए कि सर आई और वी के साथ ही शैल लगता है। जब आप नरेशन पढ़ रहे हो तब आप इस चीज का अंतर करिए कि सर आई के साथ शैल लगेगा, वी के साथ शैल लगेगा। जब आप कोई फिलअप वाले क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, तब आप ये चीज देखें कि वहां पे सर आई के साथ शैल लगेगा, सर आई के साथ शैल लगता है, वी के साथ शैल लगता है। और एक जगह और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन इसको भी ध्यान रखना, जब कोई सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आएगा तब आप ऐसा देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कुछ एरर में आपके सामने लिख के दे दे तो वो गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है, वो गलती नहीं मानी जाएगी। बात क्लियर हो रही है? इतने जगहों को अगर आप छोड़ दीजिए तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है शैल के साथ, ठीक है, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बात क्लियर है इतना? ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। एक एग्जाम्पल लिखा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। लिखा है यहाँ पे लिखते हैं ही विल, ठीक है, ही विल सेंड मी अ गिफ्ट, ठीक है, अ गिफ्ट एज सून एज ही विल, ठीक है, ही विल रीच दिल्ली, ठीक है। एक ये हो गया। अगला एग्जाम्पल यहां पे इन केस वाला लगाते, ठीक है। कह रहा है ही विल नॉट, ठीक है, ही विल नॉट ब्रिंग अ बुक, या कुछ भी चीज यहां पे मार्कर गिफ्ट कुछ भी लिख लेना, ठीक है। ही विल नॉट ब्रिंग अ बुक इन केस इट विल रैन। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिखाया, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको दिखाए गए। आपको इन तीनों में गलतियां खोजनी है, इन तीनों में आपको गलतियां खोजनी है, ठीक है। पार्ट अलग कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए ये पार्ट भी अलग कर दिया,
यहाँ पे भी नो एरर रख दिया, ये वाला साइड में है, इन्हें किसी में ऐड कर लेना। यहाँ पे देखना इन तीनों क्वेश्चन में आप गलती फाइंड आउट करें कि क्या बन रहा है। ये जो रूल अप्लाई होगा ये सबके साथ, इसके साथ भी ऐसे टिक कर देता हूँ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। छोड़ा किसे जा रहा है अभी, अनटिल अनलेस को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब गलती मुझे बताइए जल्दी जल्दी क्या गलती है। आप कहेंगे सर यहाँ पे गलती ये है कि आपने बताया कि वाक्य के जिस हिस्से में इफ, इन केस, व्हेन, बिफोर, अनटिल, अनलेस, टिल, एज सून एज आता है वो हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाएगा। ठीक है, वह हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जब हम पढ़ते हैं इफ यू विल इनवाइट मी आई विल कम, कह रहा अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं आऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पे इफ लिखा है तो यहां से विल को गायब करिए, क्योंकि जिस केस में इफ का यूज होगा वो क्या करेगा, वो अपने आप को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेगा। ठीक है, अब इसकी हिंदी आप ये भी बोल सकते हो अगर तुम मुझे बुलाते हो, या आप बोलना चाहें कि अगर तुम मुझे बुलाओगे, दोनों हिंदी सही है। ठीक है, दोनों हिंदी सही है। अगला, ही विल सेंड मी अ गिफ्ट एज सुन एज ही विल रीच दिल्ली, कह रहा वह मुझे गिफ्ट भेजेगा। ठीक है, वह मुझे गिफ्ट भेजेगा जैसे ही वह दिल्ली पहुंचेगा। ठीक है, जैसे ही वह क्या करेगा, जैसे वह दिल्ली पहुंचेगा मुझे क्या करेगा, गिफ्ट भेजेगा। ठीक, तो गलती क्या है इसमें, आप कहेंगे सर यहां देखिए एज सुन एज आ रहा है सेंटेंस में। एज सुन एज अगर आ रहा है तो वाक्य के जिस हिस्से में यह शब्द रहता है उसका हम देखते हैं कि हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है, और लिखा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसको आप सही करिए, पहले तो विल को हटा दीजिए, और आप देख पा रहे होंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बन गया, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ईएस लगना है ना। यहाँ पे जब हम ईएस लगा देंगे तब ये रीचेस बनेगा, मतलब पूरा जाके अब सही होगा। ठीक है, अगला, ही विल नॉट ब्रिंग अ बुक, मार्कर कुछ भी। ठीक है, इन केस इट विल रेन। ठीक है, कह रहा वह मेरे लिए किताब नहीं लाएगा अगर बारिश हो जाएगी। अगर बारिश हो जाएगी तो वह मेरे लिए किताब नहीं लाएगा, मेरे लिए मार्कर नहीं लाएगा, मेरे लिए खाने के लिए ये चीज नहीं लाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अगर इन केस आएगा तो इन केस वाले हिस्से में क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाएगा, और यहां अभी लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप कहेंगे सर यहां से विल को हटाइए और इट के अकॉर्डिंग यहां रैन में क्या कर दिए, एस जोड़ दीजिए, रैंस हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में क्लियर हुआ। अब हम चर्चा करने वाले हैं अनटिल अनलेस के बारे में। ठीक है, इसको मिटाता हूं और अनटिल अनलेस पे चर्चा करते हैं। समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए भाई। अब लिखोगे आप यूज ऑफ, लिख लो यूज ऑफ अनटिल अनलेस, यूज ऑफ अनटिल अनलेस। इसमें लिखिए यूज ऑफ अनटिल अनलेस में लिखिए अनटिल अनलेस की मीनिंग लिखिए, जब तक नहीं या यदि नहीं, जब तक की नहीं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं यदि नहीं, जब तक की नहीं, या फिर आप बोल सकते हैं यदि नहीं। लाइनें लिखिएगा, इसमें लिखिए वाक्य के जिस हिस्से में अनटिल अनलेस का प्रयोग किया जाएगा, वाक्य के जिस हिस्से में अनटिल अनलेस का प्रयोग किया जाएगा वह हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाएगा, कॉमा लगा के लिखिए। उस हिस्से में कभी भी नो नॉट नेवर जैसे, उस हिस्से में कभी भी नो नॉट नेवर जैसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है,
किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और दूसरा हिस्सा चाहे तो फ्यूचर इंडेफिनिट लिखें, दूसरा हिस्सा चाहे तो फ्यूचर इंडेफिनिट लिखें या कोई मॉडल वर्ब लिखें, चाहे तो फ्यूचर इंडेफिनिट लिखें या कोई मॉडल वर्ब लिखें, दोनों ही क्या रहेगा, दोनों ही सही रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे अनटिल अनलेस में क्या सर कुछ अंतर है, तो थोड़ा सा अंतर है, देख लो आप। क्या अनटिल अनलेस में कुछ अंतर है? तो भाई ये समय को दिखाता है, ठीक है, और ये शर्त दिखाता है। ठीक है, एक टाइम को दिखाएगा, एक बेट लगाएगा, मतलब शर्त रहेगा कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ठीक है, तो दोनों में इतना अंतर है। लेकिन दोनों में इतना अंतर होने के बावजूद आजकल जो पेपर पूछे जाते हैं उसमें दोनों ही सही माने जा रहे हैं। आजकल जो पेपर पूछे जा रहे हैं उस पेपर में दोनों ही सही माने जा रहे हैं। लेकिन आपको अनटिल अनलेस में अंतर जब करना पड़ेगा तो कुछ जगहों पे अंतर करिएगा। फिर से मैं लेके चलता हूं, वो कौन सी जगह रहेगी जो आप अंतर करके दिखाओगे। जब कभी आपके सामने फिलअप के क्वेश्चन रहे और ऑप्शन में दोनों दे रखे हों, अनटिल भी दे रखा हो, अनलेस भी दे रखा हो, तब आपको वहां अंतर करके दिखाना पड़ेगा। अगला, जब कभी आपके पास नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन हो, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन हो, तब भी आपको अनटिल अनलेस का अंतर करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन कभी एरर का ऐसी कोई मतलब में नहीं रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, अब मैं एरर बनाता हूं, देखना आप। ठीक है, लिखा until you will not come, I will not go। ठीक है, अगला, unless you do not work hard। ठीक है, unless you do not work hard, you cannot pass the exam। ठीक है, you cannot pass the exam। अगला एग्जाम्पल लीजिएगा। ठीक है, लिखा until या unless कर लीजिए। ठीक है, unless he apologize, सही लिखा, apologize, ठीक लिखा है। चलिए अभी इसको देखते हैं कैसा सही लिखा। ठीक है, until he apologize। ठीक है, apologies, इसको बुलवाता हूं आपके सामने, देखना। apologies क्या बोला? apologies। ठीक है, apologies, इसका मीनिंग होता है क्षमा याचना करना। ओके, कह रहा है unless he apologizes me। ठीक है, ठीक है, कह रहा है जब तक वह मुझे क्षमा नहीं करती है, जब तक वह मुझसे क्षमा नहीं मांगती है, he will not, मैं यहां लिख रहा हूं, देखना, he will not allow to go। कह रहा है जब तक वह मुझसे क्षमा नहीं मांगता है, ठीक है, तब तक उसे जाने नहीं दिया जाएगा, या तब तक वह यहाँ पे he will not allow to go, या फिर he will not allow to stay here। go कर दीजिए, stay here। ठीक है, stay with me या stay with me। ठीक है, stay with me कर देता हूँ। ठीक है, वह मेरे साथ तब तक नहीं रुक सकता है। not allow, you will not allow to stay। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है। और भी बना सकते हैं। ठीक है, और क्या बना सकते हो अनटिल अनलेस के एग्जाम्पल में? और भी एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं यहाँ पे। कह रहा है अनटिल आई गो, बहुत सिंपल से बन जाएगा। अनटिल आई, अनटिल आई विल नॉट, आई विल कम। ठीक है, अनटिल आई विल कम, यू विल नॉट गो एनीवेयर। ठीक है, यू विल नॉट गो एनीवेयर। एक ये भी एग्जाम्पल है। अब इसमें गलती आपको खोजनी है, गलतियां खोजिए। ठीक है,
ठीक है, पार्ट अलग कर दूं, पार्ट अलग हो गए। पार्ट अलग है, ठीक है। बताइए, यही एक लास्ट लेवल है, फिर आपका फ्यूचर का पूरा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो अनटिल अनलेस वाले हिस्से में आपको सही करना है। अब बताइए क्या गलती इसमें है, गलती बताओ भाई जल्दी जल्दी। रूल क्या लिखवाया गया कि वाक्य के जिस हिस्से में अनटिल अनलेस रहेगा वह हिस्सा हमेशा क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और इसमें नो नॉट नेवर लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, है ना, क्लियर है। ओके, देखिएगा, तो अब इसमें हम जब गलती खोजेंगे अनटिल यू विल नॉट, तो आप कहेंगे सर ये पूरी लाइन गलत है, क्योंकि अनटिल यू कम पूरी की मीनिंग क्या होगी, जब तक तुम नहीं आओगे। ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, वही लाइन फिर वापस रिपीट हो गई। देखिए, अनटिल आई विल कम यू विल नॉट गो एनीवेयर, तो इसमें कम की जगह रिटर्न लिख लो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, ताकि अलग हो जाए थोड़ा सा एग्जाम्पल, रिटर्न। ठीक है, अब देखना, तो पहला तो क्लियर हो गया, आपको ये भी क्लियर है कि ये समय के अर्थ में कहा जा रहा है कि अगर मैं नहीं आऊंगा, मेरे आने के समय की बात हो रही है। ठीक है, अगला भी देखो, अगला इसी से रिलेट करो, ये भी वही बात है। यहां से भी आप क्या करोगे, विल को हटाओगे, तो दो बातें हमने सीखी कि अनटिल अनलेस के साथ कभी भी नो नॉट नेवर नहीं लगेगा। जो अधिकतर आपके पेपर में गलती पूछा जाएगा वो ये शर्त और ये टाइम, ये सब चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। आज के ट्रेंड में जो क्वेश्चन है वो ये शर्त, ये टाइम, इन सब चीजों को हटा के पूछता है। सीधा सीधा अनटिल के साथ नॉट लगा देगा, सीधा सीधा अनटिल के साथ विल लगा देगा, सीधा सीधा अनटिल के साथ कुछ भी लगा के यहाँ दे देगा, जो यहीं पे गलती रहेगी, दूसरे हिस्से तक आपको जाना ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका दूसरा एग्जांपल, कह रहे हैं अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जाम। सही बात है, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो यहाँ जो डोंट लिखा हुआ है, इस डोंट को आप क्या करोगे, कहोगे ये गलत लिखा है, क्योंकि अनलेस हो या अनटिल हो उस हिस्से में नो नॉट नेवर नहीं लगता है। ठीक, क्या आगे जाके हिस्से में लग सकता है? कई लोगों का सवाल ये भी रहता है, क्या सर इसमें जो आखिरी वाले हिस्से में कैन नॉट, वो लिख सकते हैं हम? बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लिखो, इसमें कोई एरर नहीं है। बाद वाले हिस्से में आप कुछ भी लिखो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर पहले वाले हिस्से में विल लगा दिए, नॉट लगा दिए या डोंट लगा दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक, अगला देखो लिखा अनलेस ही अपोलोजाइज। ठीक है, अपोलोजाइज मी ही विल नॉट अलाउ टू स्टे विथ मी। कह रहा जब तक वह मुझसे क्षमा नहीं मांगता, वह यहाँ रुकने के काबिल नहीं है, वह यहाँ रुकने के लायक नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें करेंगे क्या पोर्शन करेंगे, हम करेंगे इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। कह रहा जब तक वह मुझसे क्षमा नहीं मांगता तब तक मैं उसे रुकने नहीं दूंगा अपने साथ। ठीक, तो पहले पोर्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा, मतलब एकदम सही है। अब बताइए आपको ये हिस्सा कंप्लीट समझ में आया? यस सर, ये बात हमको पूरी तरीके से समझ में आ गया, इसमें अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाता हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस बताता हूँ, थोड़ा सा ही बताना है तो इसको इसी में लपेट देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है, पूछा ही नहीं जाता है। इसके बाद जो फ्यूचर कंटिन्यूअस आप पढ़ लेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट वाला इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट वाले पे चर्चा करेंगे ज़्यादा, देखना। एकदम दाग दाग लग रहा हुआ है ना। चलिए देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, इसका केवल और केवल आपको हेल्पिंग वर्ब जान के रह जाना है। ठीक है, देखो हेल्पिंग वर्ब में आप देखोगे यहाँ पे विल शैल, बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, विल शैल वी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हिंदी में आप पाओगे रहा होगा, है ना, रही होगी, रही होगी, इस टाइप की आप हिंदी पाओगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें केवल और केवल एग्जाम्पल लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ही विल बी। ठीक है, ही विल बी टीचिंग। ठीक है, ही विल बी टीचिंग यू नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है,
अगली सुबह वह तुम्हें पढ़ा रहा होगा, सॉरी अगली सुबह वह तुम्हें पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर विल लिखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने से पहले क्या करना है, बी का यूज करना है। यही आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी इस पेपर से नहीं पूछा जाता। फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो आप एकमात्र चीज़ क्या याद रखोगे, आप एकमात्र चीज़ याद रखोगे कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, तो कभी कभी इंप्रूवमेंट में ऐसे दे देता है तो और याद ही नहीं था हमको कि क्या उसका हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। अब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। चलो भाई, अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जानना ज़रूरी भी है। जो अभी आपको बताया गया ये अनटिल अनलेस वाला, उसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपको लगा होगा थोड़ा जल्दी में बताएगा, लेकिन जो जो बातें बताएगा उनको आप नोट करते हुए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि गलतियाँ कितनी देखनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसमें आपको 3 टाइप से एरर मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम पहचान की बात करें, ठीक है, तो पहचान हम कैसे करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब आप पहचान करेंगे तो आपको मिलेगा विल शैल। ठीक है, विल शैल के साथ आपको हैव मिलेगा। ठीक है, और वर्ब की मिलेगी थर्ड फॉर्म। हिंदी अगर इसका निकालेंगे तो हिंदी आपको कुछ मिलेगा चुका होगा, है ना, मिला होगा, ठीक है, देखा होगा, है ना। इस टाइप से आप सेंटेंस की हिंदी पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसमें आखिर किस टाइप का एरर पूछता है। तो वो 3 टाइप कौन है, पहले मैं उन तीनों टाइप के स्ट्रक्चर आपको बना के देता हूँ, फिर मैं वो एग्जाम्पल फ़ोन से यहाँ पे लिख दूंगा, वहाँ पे आप देखें क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो देखो, पहला जो टाइप है, जो इसी का टाइप है, जो इसी का टाइप है, वो क्या है कि अगर बाई के बाद, ठीक है, बाई के बाद कोई यहाँ पे टाइम लिखा हो और ये टाइम किसका हो दोस्त, ये टाइम हो फ्यूचर का। ठीक है, अगर बाई के बाद यहाँ टाइम लिखा है और वो टाइम किसका हो, फ्यूचर का टाइम हो, दिख रहा है ना, वो किसका टाइम हो, फ्यूचर का टाइम हो। ठीक है, तो फ्यूचर के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ जो आप टेंस चलाओगे वो सब्जेक्ट के साथ विल, हैव, वर्ब थर्ड, मतलब कि आप इसे बोलोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे मैं इसी पे आपको एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, बाकी दोनों अभी अलग से रिलेट करता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे, यही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखिए, यही पेपर में आता है, इसको आप जरूर रखें। ठीक है, जैसे लिखा है बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बाय दिस टाइम या द टाइम, बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, दिस लिख लो यार और बढ़िया रहेगा, THIS। ठीक है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कह रहा है इसी साल के अंत तक। ठीक है, ही, यहां सीधा सीधा लिख के आएगा ही विल गेट हिज डिग्री। ऐसे भैया क्वेश्चन लिख के आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो अभी आप गलती फाइंड आउट करिएगा। अब मैं दूसरे वाले पे चलता हूँ, एक एग्जाम्पल से काम आपका चल जाएगा, अभी समझा भी दूंगा। इसके जो 2 टाइप और बनते हैं वो कौन कौन से हैं, देखो, इसके जो 2 टाइप और बनते हैं वो कौन से हैं कि बाई के बाद कोई टाइम लिखा रहेगा। ठीक है, टाइम अगर फ्यूचर का टाइम है, ठीक है, बाई के बाद टाइम लिखा और वो टाइम अगर फ्यूचर का टाइम है, तो आगे जो हिस्सा चलना है वो चलेगा सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, वो हिस्सा कैसा चलेगा, सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पूरा लिख देता हूं। और जो दूसरा हिस्सा आप चलाएंगे, कॉमा के बाद का दूसरा हिस्सा, सब्जेक्ट के साथ आप लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। एक हिस्सा, एक स्ट्रक्चर, इस बेस्ड पे आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे एक क्वेश्चन आपको आएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसी के टाइप में क्या रहेगा, दूसरा इसी के टाइप में आपको देखने को मिलेगा, बाई के बाद कोई टाइम आएगा। ठीक है, बाई के बाद
कोई टाइम आएगा, और ये टाइम इस बार का टाइम क्या रहेगा, पास्ट का टाइम रहेगा। ये टाइम इस बार का क्या रहेगा, पास्ट का टाइम रहेगा। तो ये जो हिस्सा आप आगे चलाएंगे ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और इससे आगे का जो हिस्सा बनेगा वो बनेगा आपका सब्जेक्ट के साथ आप बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। इन्हीं तीनों के बेस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। आपका फ्यूचर परफेक्ट यही है, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर तो समझो फ्यूचर परफेक्ट क्लियर, ठीक है। मेन रूप से तो यही फ्यूचर परफेक्ट है, और ये दोनों अलग से आज आप पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं इसको सॉल्व करा देता हूं, फिर इसके बेस पे यहाँ 2 एग्जाम्पल लिख देता हूं, फ्यूचर परफेक्ट इंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ गया जिसमें आप एक सिंगल स्टेटमेंट देख रहे हैं, 2 स्टेटमेंट नहीं है या 2 स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे यहाँ देखो फ्यूचर का टाइम हो रहा है, बाई के साथ लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, और आगे हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन इसमें क्या ऐसा हो रहा है, नहीं सर, इसमें केवल हमें एक ही सेंटेंस पूरा दिखा जा रहा है, इसमें 2 सेंटेंस नहीं है, मतलब 2 सब्जेक्ट के साथ 2 सेंटेंस नहीं बन रहा है, एक ही बन रहा है ना। तो जब एक बनेगा तो हमको फ्यूचर परफेक्ट लेना है, जब 2 बनेगा तो बाई के साथ टाइम लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। अब यहाँ गलती क्या है, यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए सीधा विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है, फ्यूचर परफेक्ट दिखाने के लिए हमें विल या शैल में से कुछ लगाना है, फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर का टाइम है, तो विल के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे विल हैव, गेट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉट, ठीक है, गेट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉट, वी विल हैव गॉट, ही विल हैव गॉट हिज डिग्री, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, इसके लिए 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूं, चलिए देखिएगा। देखो भाई मैंने दोनों एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है आपका और एक एग्जाम्पल ये है, ये दोनों एग्जाम्पल है, ठीक है, और इसी दोनों के बेस्ड पे हैं, ये तीसरा मैंने मिटाया नहीं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो आप इस टाइम से देख पा रहे होगे, इन दोनों टाइम से आपको कोई ना तो पास्ट का टाइम नजर आ रहा होगा, ना ही कोई फ्यूचर का टाइम, है ना। इन दोनों से आपको कोई टाइम जज नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, आप जाके चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, ठीक है। दोनों टाइम से जज नहीं कर पा रहे हैं कौन सा टाइम है। फिलहाल आपको ये सेंटेंस बता देगा कि वो कौन से टाइम की बात कर रहा है। जैसे अगर यहाँ गॉट लिखा है तो ये सेकेंड फॉर्म लिखा है, तो हम समझ पा रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब कि पास्ट के टाइमिंग की बात कर रहा है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें यहाँ वाज, ऑलरेडी, बिगिन, यहाँ भी हमको वाज और गॉट देख के ये तो समझ में आ गया कि सर ये जो सेंस पूरा जा रहा है ये पास्ट की तरफ जा रहा है, मतलब हम इस टाइम को पास्ट मान के चलेंगे, ठीक है। सेंटेंस आपको सेंस दे रहा है कि आपको किस साइड जाना है। अगर हम इसके पास्ट के टाइम को माने तो हमारे साथ ये क्या होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए कि बाई के साथ कोई टाइम लिखा है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट। क्या इधर ऐसा चल रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि बाई द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। चलते चलते हम नए सेंटेंस यहाँ तक पहुंचे तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। क्या ये जो हिस्सा द शो वाज ऑलरेडी बिगिन जो लिखा है, क्या ये पास्ट परफेक्ट लिखा है? आप कहेंगे नहीं लिखा है। इसको पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप हैड लिखेंगे, तो पूरा सेंटेंस द शो हैड ऑलरेडी बिगिन, तब जाके ये पास्ट को रिलेट कर पाएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट को। तो कभी कभी ये बाय द टाइम आपको जज करने नहीं देगा कि आप किस टाइप की बात कर रहे हो, आप उसके सेंटेंस से पता पाओगे कि ये पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर रहेगा। ये वाला स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट कर दिया पहले में। दूसरा क्वेश्चन, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। सेम टाइप से लिखा, बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया। अब यहां से भी आपको नहीं पता चल रहा है कि ये फ्यूचर का टाइम है कि पास्ट का टाइम है, लेकिन जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज पता चल रहा है कि भाई यहाँ देखो विल गेट लिखा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, विल हैव ऑलरेडी लिखा है, ये फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है। मतलब ये जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो कहीं ना कहीं पहले वाले स्ट्रक्चर पे चलेगा। फ्यूचर का टाइम रहेगा, इधर वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट और इधर वाला हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या ये पहला वाला हिस्सा बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है? आप कहेंगे नहीं है सर, तो इसको सही करो, पहले इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ। आप कहेंगे यहां से सर विल को अगर आप हटा दीजिए तो ये हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब्दील हो जाएगा, बनेगा क्या, बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। आगे के हिस्से में देखेंगे क्या ये फ्यूचर परफेक्ट लिखा है? आप कहेंगे यस सर, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, ये फ्यूचर परफेक्ट लिखा हुआ है।
तो गलती इसमें कहाँ थी? गलती इस पहले वाले पार्ट में थी। इस वाले में गलती कहाँ थी? सर यहाँ पे हैड मिसिंग था। बताओ समझ में आया? इस टाइप की गलती पूछता है। जब एक सिंगल सेंटेंस आएगा तो वो अपने बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मतलब उस टाइम के साथ ही फ्यूचर परफेक्ट ले लेगा, लेकिन जब डबल डबल आएगा तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्यूचर परफेक्ट समझ में आ गया है। इसको मिटाता हूँ और आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो थोड़ी सी चर्चा करनी है उसको करता हूँ, फिर आज की क्लास को रोकेंगे। चलिए भाई, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल सी आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहले इसकी पहचान, तो पहचान के रूप में आप इसे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? विल शैल तो मिलेंगे ही, ठीक है, और इसके बाद आपको मिलता है हैव के साथ बीन, है ना, हैव के साथ बीन, और वर्ब की लगती है आईएनजी फॉर्म। इसमें भी आपके सामने वो जो सिंस और फॉर की बात होती है उस टाइप से आप देखने को पाओगे, लेकिन ध्यान रखना अनिश्चित चीजों के लिए तो फॉर लगेगा, लेकिन जो चीजें निश्चित रहेंगी जिसके लिए हम सिंस लगाते चले आए हैं अभी तक, उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे? फ्रॉम का यूज करोगे। ठीक है, यहाँ सिंस का यूज नहीं होगा क्योंकि आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आप बात कर रहे हैं। जो चीजें निश्चित होती हैं उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, और हमें कुछ पता नहीं है कि आगे ये चीजें होंगी या नहीं होंगी, तो आप निश्चित चीज के लिए यहाँ पे क्या करोगे? अपने अकॉर्डिंग फ्रॉम का यूज कर लोगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जो आप आगे दिनों में पढ़ने वाले हैं इसी टेंस को लेके, एक तो इफ का पूरा रूल पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं वर्ब आपको कंफ्यूजन वाला बताऊंगा, ये दो बातें बता के आपका टेंस का टॉपिक कंप्लीट। तो उम्मीद करिए कि जो अगली क्लास आपकी आएगी उसमें ये सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नोट्स आप बना रहे होंगे। अगर कोई डाउट रहा करे तो आप मुझे व्हाट्सअप करके, कॉल करके पता कर लिया करें। ठीक है, कि सर ये डाउट है, फिर से बताइए। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।